आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों आपसे मैं शेयर करूंगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूं, कैसे मैं एंट्री का डिसीजन लेता हूं किसी स्टॉक में, कब एग्जिट का डिसीजन लेता हूं, किस बेसिस पर, एलोकेशन कैसे करता हूं पोर्टफोलियो में, साथ ही कितने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को मैं मैनेज करता हूं अपने पोर्टफोलियो में, कब एवरेज अप करना चाहिए, कब एवरेज अप नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी। पिछले 10-11 साल के अपने मार्केट के एक्सपीरियंस से आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैं मैनेज करता हूं, एक ट्रांसपेरेंट तरीका, ताकि आप भी उसमें से कुछ इनपुट्स ले सके और आप अपने पोर्टफोलियो को आराम से मैनेज कर सके। तो सबसे पहले तो बात शुरू होती है स्टॉक्स से। तो जैसे कि मैक्सिमम लोगों को आपको पता भी है कि मेरे पोर्टफोलियो में 15 से 16 स्टॉक्स रहते हैं और अभी के टाइम पे लगभग 15 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। मुझे 15 ही स्टॉक्स लेने हैं ऐसा किसी गुरु ने या किसी ने बोला नहीं है। इतनी ही कंपनियों को मैं ट्रैक कर पाता हूँ और मैनेज कर पाता हूँ। ये नंबर कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 17 हो जाता है या कभी 14 हो जाता है, लेकिन मोर और लेस 15 के आसपास ही मैं अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स रखता हूँ, ताकि कंपनी की कौन कॉल हर चीज़ से मैं गो थ्रू हो सकूँ। कंपनी के गूगल अलर्ट जो मैंने लगाए हैं उनसे मैं गो थ्रू हो सकूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, किस स्टॉक में क्या न्यूज़ है, पर्टिकुलरली अगर वो मेरे पोर्टफोलियो में, तो बहुत ज़्यादा फोकस अप्रोच के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा न्यूज़ इंपैक्ट करता है तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको देखना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी कंपनी के बिजनेस के साथ वो लगातार कंटिन्यू करे, समझते रहे बिजनेस को कि बिजनेस कब किस दिशा में बढ़ रहा है, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके कि अभी हमें इस स्टॉक में बने रहना है या इसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा है उसमें बुक करना है। अब बात आती है एलोकेशन की। तो एलोकेशन के केस में एक बात मैं हमेशा ख्याल रखता हूं कि स्टार्ट जब आप कर रहे हो किसी स्टॉक में तो एलोकेशन अपनी ट्रैकिंग पोजीशन से करो। क्यों ट्रैकिंग पोजीशन से करो? क्योंकि जब आप छोटी पोजीशन किसी स्टॉक में लगाते हो तब आपका उस कंपनी में इंटरेस्ट जागता है कि यार ये कंपनी मैंने अभी तक स्टडी करी है, इसमें ठीक लगी, ट्रैकिंग पोजीशन बनाता हूँ। जब आप पैसा आपका लग जाता है तो आप लगातार फिर उसको ट्रैक करते चल जाते हो। और अगर इनिशियली ट्रैकिंग में ही आपको पता चल जाए कि यार ये कंपनी बढ़िया नहीं है, तो ट्रैकिंग पोजीशन को आप आराम से काट सकते हो। एकदम से हैवी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया था, लेकिन आपको लगे कि कंपनी यार जैसा मैं सोच रहा था उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन बढ़ाते रहते हो। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि डे वन पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में। जब आप लगातार उसको ट्रैक करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसी के बेसिस पे आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं स्टॉक 10% तक एलोकेशन जा सकता है। तो मेरा इसमें कोई भी थंब रूल नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि बिजनेस कैसा चल रहा है, अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, प्राइस कितना रीजनेबल मुझे मिल रहा है, और उसी हिसाब से मेरी बाइंग उसमें होती है। लगातार ट्रैकिंग पोजीशन स्टार्ट करने के बाद हो सकता है मेरी किसी स्टॉक में एक बार को 15% तक की होल्डिंग हो सकती है, और नीचे की पोजीशन होने को मिनिमम जो ट्रैकिंग पोजीशन आधा % या 1% से स्टार्ट होती है। तो ये बात हुई एलोकेशन की। अब बात आती है कि कब मैं किसी स्टॉक से एग्जिट करने का सोचता हूँ। तो दोस्तों एग्जिट करने का डिसीजन थोड़ा सा टफ होता है, बाय करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है एग्जिट करने का डिसीजन। वैसे तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि व्हेन टू सेल, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो 2 रीज़न होते हैं एग्जिट करने के। या तो आपको कंपनी के फंडामेंटल पे दिक्कत लग रही है कि अब जो आपने सोचा था उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है या मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आपको लग रही है, तब आप फंडामेंटल रीजन के बेस पे आप एग्जिट लेते हो। या कई बार आप प्राइस के बेस पे भी सोचते हो कि अगर ओवर वैल्यूड कंपनी आपको लग रही है और आपको इसको अब कंटिन्यू नहीं करना, आपको लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गई है, फर्दर कहाँ से ग्रोथ आएगी ये आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो उस टाइम पे मैं एग्जिट लेता हूँ। तो 2 रीज़न रहते हैं, फंडामेंटल रीज़न या फिर वैल्यूएशन के बेस पे। अगर मुझे आगे की ग्रोथ नहीं दिख रही तो मैं फुल्ली एग्जिट लूँगा, लेकिन अगर आगे की ग्रोथ मुझे लग रही है लेकिन टेम्प्रेरी बेसिस पे वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो चुके हैं और मेरी एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं वहाँ पर कर लेता हूँ और पूरा एग्जिट उस कंपनी से नहीं करता। अब बात आती है एंट्री की। तो एंट्री के केस में भी मैंने स्टेप वाइज आपको एक वीडियो बना के बताया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा कि स्टेप वाइज कैसे मैं स्टॉक पिक करने में अपनी रिसर्च करता हूँ। तो वो आप स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो आप भी एंट्री करने का डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे आपको स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। लेकिन एंट्री करते वक्त हमेशा एक बात का मैं ख्याल रखता हूँ कि पोर्टफोलियो लेवल पे जब भी कोई नया स्टॉक कंपनी कोई पोर्टफोलियो में आ रहा है
तो एग्जिस्टिंग स्टॉक से जो सबसे कम कॉन्फिडेंस जिस कंपनी में है उससे तो वो बेटर होना चाहिए। अगर वो स्टॉक उससे भी बेटर नहीं है तो फिर उसकी एंट्री नहीं होगी, फिर लिमिटेड स्टॉक्स ही रहेंगे। क्योंकि अगर हर स्टॉक को एंट्री पोर्टफोलियो में मिलती रहेगी तो पोर्टफोलियो का साइज 50-60 कंपनियों का हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अब बात आती है कि किस टाइप के स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करता हूँ। तो जनरली दोस्तों मैं सिक्लिकल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करता हूँ। अभी भी अगर 15 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में तो सिर्फ एक सिक्लिकल स्टॉक है जिसको भी सही टाइम पे मिल रहा था तो एंट्री हो गई थी। अदरवाइज 14 के 14 स्टॉक्स अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो में तो मेरे पोर्टफोलियो में सिक्लिकल की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ के। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो में सिक्लिकल स्टॉक्स को नहीं ऐड करेंगे तो आप एक लॉन्ग रन में जो ग्रोथ का है कंपनी का उसको आराम से प्ले कर सकते हो। आपको बीच बीच में हिकअप्स तो आते रहेंगे मार्केट में, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट जो सेकुलर ग्रोथ होती है वो आपको मिलेगी। तो इसलिए सिक्लिकल स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करता हूं। अब बात आती है एवरेज अप एंड एवरेज डाउन करने की। अगर कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है तो मुझे एवरेज डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक है जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं लेकिन फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, सिर्फ प्राइस में करेक्शन आई है तो उसमें पास्ट में मैंने कुछ एवरेज डाउन भी किया है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल ही डेटोरिएट हो गए हैं और स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है तो मुझे लॉस बुक करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पास्ट में भी लॉस मैंने बुक किया है जहां पर मुझे फंडामेंटल पर विश्वास नहीं रहा है। लेकिन अगर फंडामेंटल इंटैक्ट है तो मैं एकदम से सेल करने का डिसीजन नहीं लूँगा। अब बात आती है एवरेज अप की। अगर कंपनी अच्छा करती जा रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और साथ साथ में कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है लेकिन प्राइस अभी भी थोड़ा रीजनेबल है तो मैं नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बढ़िया सोचूंगा कि इसी में थोड़ा सा एवरेज अप कर लूँ। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आते रहे और मेरे को एवरेज अप करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं उन कंपनियों में। तो एवरेज अप और एवरेज डाउन करना डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस पे, उसी के बेस पे आप अपना डिसीजन लेते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये पोर्टफोलियो के कुछ डिसीजन थे जो हर इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने वो डिसीजन जो मैं अपने पोर्टफोलियो में लेता हूँ वो आपसे डिस्कस करें। होपफुली इसमें से कुछ ना कुछ इनपुट आपको मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। साथ में अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी बढ़िया स्टॉक मार्केट की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।